न, नमस्कार मित्रों। हम इस समय अश्रुतपूर्वा के मंच पर हैं और आप सबका स्वागत कर रहे हैं। अश्रुतपूर्वा.com एक बहुआयामी पोर्टल है जहां साहित्य से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विमर्श उपलब्ध है। धीरे धीरे हमें पाठकों का स्नेह मिलता जा रहा है और अगले वर्ष के आरंभ से हमारे पास अनेक योजनाएं हैं जिनमें ई पुस्तकों का प्रकाशन और साहित्य विचार विमर्श के कार्यक्रम रहेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अश्रुतपूर्वा के इस मंच पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इस कवि गोष्ठी में मेरे साथ जो मित्र हैं, मैं उनके नाम आपको पहले बताना चाहूंगा। हमारे साथ हैं नई दिल्ली से डॉक्टर ज्योतिष जोशी, रुड़की से सुश्री बुशरा तबस्सुम, छत्तीसगढ़ से श्री पीयूष कुमार, जयपुर से सुश्री उषा दशोरा, फरीदाबाद से सुश्री लिली मित्रा, नई दिल्ली से सुश्री सांत्वना श्रीकांत और मैं राजेश्वर वशिष्ठ गुरुग्राम से। जब जब हम अपने कवि मित्रों को आमंत्रित करेंगे, हम उनका परिचय भी देंगे और प्रयास करेंगे कि कोई प्रतिनिधि कविता भी उनकी पढ़ी जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस इतने अच्छे अवसर को, इस कीमती समय को हम भरपूर आनंद से भर दें और आमंत्रित करें अपने बीच से किसी एक कवि को। मेरा ख्याल ये है कि हमारे बीच कवित्रियों की संख्या अधिक है और कहा भी जाता है कि महिलाएं प्रथम। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मुझे सब लोगों के फेसेस नजर नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर से सुश्री उषा दशोरा जी को मैंने देखा था, एक बार एक झलक दिखाई दी थी, तो वे हमारे बीच में उपस्थित होंगी। इससे पहले कि मैं उषा जी को आमंत्रित करूं, एक बात लिली ने मुझे बताया था, वो निर्देश मुझे ख्याल आ गया है कि यहाँ हम 7 लोग हैं और लगभग 1 घंटे का समय है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को लगभग 7 से 8 मिनट का समय कम से कम जरूर मिल जाए। और अगर 7-8 मिनट का समय हम एक व्यक्ति को देंगे, थोड़ा बहुत बीच की चर्चा में समय जाएगा, तो हम लगभग 1 घंटे में अपने इस कार्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। आप उस 7-8 मिनट में चाहे एक कविता पढ़ें, 2 पढ़ें या 3 पढ़ें, ये आपकी अपनी कलाकारी है कि आप किस तरह की कविताओं का चयन करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं जयपुर से सुश्री उषा दशोरा जी को। थोड़ा सा परिचय उनका मैं देना चाहूंगा। जयपुर में अध्यापन कार्य कर रही हैं उषा जी। रंगमंच और शॉर्ट मूवी निर्माण में सक्रिय हैं। शॉर्ट मूवी नीले टमाटर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टोरी अवार्ड से सम्मानित हुई है। प्रथम काव्य संग्रह भाषा के सरनेम नहीं होते, बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ है। इसे दीपक अरोड़ा सम्मान 2020 की योजना के तहत प्रकाशित किया गया था और इसे राम प्रसाद दाधीच साहित्य सम्मान इनकी एक कविता पढ़ रहा हूं। दुनिया में हर चीज का एक दिन छूटना तय था। दुनिया में हर चीज का एक दिन छूटना तय था। छूटना एक ढलान के माथे पर धब्बे की तरह उगा। छूटती हुई हर चीज बार बार दिखाई नहीं दी। हाथ में पकड़ा हाथ तो एक दिन छूट भी सकता था, पर कभी न पकड़े हुए हाथ छूटने पर आंखें ज्यादा रोईं। छूटना जबान पर रखी पैरासिटामोल का स्वाद था। छूटते रहे कुछ ज्यादा ही संभाल कर रखे गए सामान और चिट्ठियां। कई साल छूटता रहा जूतों का साइज। प्रेम कहानियों में दबे बहुत से प्रेमी छूट कर कब्र हुए किताबों में। मामूली सी चीजें छूटी, जैसे टन से थाली कटोरी चम्मच का छूटना। बहुत देर से जाना मामूली चीजें कितनी जरूरी है। आमंत्रित हैं उषा दशोरा जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। राजेश्वर जी, परिचय बस इतना सही है कि कविता पढ़ रही हूँ।
और जी समय का ध्यान रखूंगी। अभी जो जी ये जी छूटना कविता जो है वो सर ने पढ़ी, इसको मैं लास्ट तक ले जाना चाहूंगी ताकि। जी हाँ जी सर। जी। हाँ, चलिए दूसरी कविता वो मिल नहीं रही है अभी। लास्ट बेंच। कोई बात। जी जी क्योंकि मैं अध्यापन से जुड़ी हूँ तो लास्ट बेंच ये कविता मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस विषय पर हम एक अभी मूवी बना रहे हैं, शॉर्ट मूवी, वो जल्दी आपके सामने होगी। हम्म। हाँ जी। बिल्कुल। कब। जी हाँ। लास्ट बेंच। कक्षा की लास्ट बेंच पर बैठने वाले, जिनके खीसे की मुट्ठियों में भरी रहती है दुगनी आजादी, जो गले में बांध कर घूमते हैं नालायक और डफर की तख्तियां। अक्सर वे ही गुम हुई तितलियों को ढूंढते हुए ज्ञान की लालटेन में सेंध लगाना भी जानते हैं। यही लास्ट बेंच वाले तुम्हारी और मेरी बनाई हुई सीधी लकीर की बाह मोड़कर चल पड़ते हैं अपनी बनाई टेढ़ी लाइन के सख्त पंजों पर, क्योंकि वे केवल सांस लेने वाली भेड़ नहीं होना चाहते। बहुत खूब। यकीन करो, यकीन करो, तुम्हारे फिक्स नियम को डस्टर से मिटाने के बाद और सारी होशियारी को ताला जड़ने के उपरांत इन्होंने ही की थी आग की खोज। जब तुम जब तुम पढ़ा रहे थे भेड़ों को कोई बौद्धिक पाठ, तो ये चुपचाप तुम्हारे यहाँ अक्ल बंटती है वाले बैनर पर काली स्याही पोत कर चल पड़े थे पहिए का आविष्कार करने। जब तुम वस्त्र की चाह में पेड़ों को कर रहे थे नंगा, तब यही लास्ट बेंच वाले तुम्हारे खिलाफ जाकर कपास के बीज बो रहे थे। इसी ज्ञानी कला के बाहर कुछ लास्ट बेंचधारी खुद से खींची लाइन पर चलते चलते जुगनुओं के घर जा बैठे। वे जंगलों के साथ साथ करने लगे कविताई। यकीन करो, यकीन करो, ये सारे लास्ट बेंच वाले ही इतिहास के पहले कवि थे। धन्यवाद। समय है सर। हाँ हाँ बिल्कुल समय है, बढ़िया। हाँ जी। अ, दूसरी कविता है। ये कविता जो है आ, उसका नाम है फिर टूटा हुआ कौन नहीं है यहाँ। जी मेरा टूटना जुड़ने से पहले की प्रतीक्षा में लिखा प्रारब्ध था, पर बहुत इसे खूब। देखने की न्यारी कला में मेरी आंख का तरकीबे इस्तेमाल हमेशा से एक अधूरा होमवर्क रहा। हम्म। प्रेम की सारी नौकाएं उस वक्त डूबकर मर जाती हैं जब तुम उसके प्रवेश द्वार पर पोस्टर लगाते हो, सच्ची मोहब्बत। कुछ शब्द लिखे न जाएं, बोले न जाएं, तो उनके यकीन को सबूत की जरूरत नहीं है। वस्त्र, पट, अंबर, वसंत, ये सारे के सारे प्रेम की देह से उतरने के बाद कपड़े के पर्यायवाची के गुच्छे के अलावा कुछ नहीं है। और इससे पहले दुनिया के सबसे खूबसूरत जादू का ढक्कन। एक गहरे प्रेम में नींद रात भर जागती है, एक गहरी घृणा में भी नींद रात भर जागती है। कितना आश्चर्य है ना कि प्रेमी और शत्रु दोनों हमारी नींद के पांव खींच सकते हैं। जीवन से मृत्यु तक प्रेम और नींद लाखों आश्चर्य से भरी है। किसी को बहुत ज्यादा प्रेम में किसी को बहुत ज्यादा जान लेना, उसे खो देना। धन्यवाद।
हाँ जी। एक कविता और पढ़ सकती हैं आप चाहें। हाँ जी, हाँ जी। एक कविता और पढ़ती हूँ। जी। अ, जी। ये जो सर ने अभी कविता जो मेरी परिचय में दी थी, मैं उसी को पूरा करूँगी। जी, जी। शुरू से आप झेल लेना, शुरू से पढ़ूँगी। हाँ कोई जी। बात नहीं। पढ़िए, पढ़िए। कविता का नाम है छूटना, ज़बान पर रखी पैरासिटामोल का स्वाद था। हुँ। दुनिया में हर चीज़ का छूटना एक दिन तय है। छूटना एक ढलान के माथे पर धब्बे की तरह उगा। छूटती हुई चीज़ हर बार दिखाई नहीं दी। हाथ में पकड़ा हाथ तो एक दिन छूट भी सकता था, पर कभी न पकड़े हुए हाथ छूटने पर आँखें ज़्यादा रोईं। छूटते रहे कुछ ज़्यादा ही सँभाल कर रखे गए सामान और चिट्ठियाँ। कई साल छूटता रहा जूतों का साइज़। प्रेम कहानियों में दबे मेरे बहुत से प्रेमी छूट कर कब्र हुए किताबों में। मामूली चीजें भी छूटी, जैसे टन्न से थाली, कटोरी, चम्मच का छूटना। कितनी देर से जाना ये मामूली चीजें कितनी जरूरी थी। जिनके भी गांव शहर छूटे वही धम धम बजते रहे कानों में कनस्तर होकर आजीवन। नौकरी में डूबकर एक दिन घर के सामने वाली सड़क भी छूट गई। छूटना लाइब्रेरी को लेट लौटाई किताबों के अपढ़े नोट्स थे। उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर क्या फिर कभी मिलोगे, ये आखिरी संवाद हाँफ कर आंखों में ही छूट गया। रोज कुछ न कुछ छूटता रहा और दिखाई कहाँ दी। अब छूटना तुम्हारी भीड़ में प्रस्तुत होकर भी अप्रस्तुत होना है। चश्मे के नंबर पहाड़ी पर चढ़ते गए और पुराने चश्मों में पुरानी आंखें छूटती गईं। इन्हीं किराए के छूटती आंखों में किराए के 8 मकान छूटे। इन्हीं किराए के मकानों में अपने वाले मकान की पहली वाली ईंट छूट गई। धागा सुई तक पिरो दिया जाए, आंखों से अब इतनी यात्रा भी छूटी। साबुन की बट्टी की तरफ फिसल कर छूटती गई उम्र की टहनी। और अंत में इस टहनी से टूटकर ये वाक्य छूटा, अंत में हम सब की यात्रा मिट्टी से ही इश्क करती है। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत कविताएँ आपने पढ़ी। हमारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया होगा और उषा जी को धन्यवाद देने के बाद मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी को। डॉक्टर ज्योतिष जोशी का थोड़ा-सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। साहित्य, कला और संस्कृति के ख्यात आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर जोशी ने आलोचना को कई स्तरों पर समृद्ध किया है। साहित्य इनकी आलोचना का केंद्रीय क्षेत्र है, पर दृश्य कला तथा नाटक, रंगमंच सहित संस्कृति के दूसरे क्षेत्रों पर भी इन्होंने मनोयोग से काम किया है। अपनी प्रवहमान भाषा तथा विवेचन की तार्किक पद्धति के कारण प्रसिद्ध इस आलोचक ने जहां आलोचना को सहज स्वीकार्य बनाया है, वहीं उसे मानवीय और सभ्यता विमर्श का अनुशासन भी बनाया है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी की अब तक 23 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 12 पुस्तकों का आपने संपादन किया है और ललित कला अकादमी के संपादक के रूप में आपका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वहां भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य आपने किए हैं, जिनमें गणेश पाइन के पत्र, पटना कलम, कला भारती, कोरा कैनवस, प्रभाकर बर्वे का इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने समकालीन कला नामक राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका के 35 अंकों के साथ साथ वरिष्ठ कलाकारों पर अनेक मोनोग्राफ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों के कैटलॉग आदि का संपादन भी किया है। अभी 3 पुस्तकें आपकी प्रेस में हैं जो आने वाली हैं। एक छोटी सी कविता मैं डॉक्टर जोशी की पढ़ रहा हूँ। एक तरह से ये समय है वे अपने आप को तैयार करें अगली कविताएं पढ़ने के लिए। कविता का शीर्षक चिड़िया है। दो आंखें थी वे, अध खुली पर व्यक्त,
अपने में समाहित करती संसार, विसारती लोक लोकापवाद को, चेहरे की सुर्खी, तवे सी तप्त लाल, फड़फड़ाहट में होठों की, मुस्कुरा उठती कई सदियां, अपनी अधीनताओं से करती इनकार, विराट आसमान सी स्वाधीन, जी उठी थी जिंदगी एक बार। मैंने देखा वह चिड़िया तो न थी, होना चाहती थी मगर हो रही थी वह एक चिड़िया। आपका स्वागत है डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी। आपका हमारे बीच में होना हमारा सौभाग्य है। आपसे निवेदन है आप अपनी कविताएं पढ़ें। जी वशिष्ठ जी, सबको नमस्कार। अब तो जानते हैं मैं कवि हूं नहीं, अब मंचों पर कुछ लोग कवि के रूप में याद कर लेते हैं तो उनके प्रेम को मैं ठुकरा नहीं पाता। दो तीन छोटी छोटी कविताएं हैं जो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सुनाएंगे जी। पहली कविता है प्रेम। जी। प्रेम अपने में होने की खोज है, या कहीं खो गए अधूरे मन की पूर्णता का अनवरत अधीर प्रयत्न। जो होता है ऐसा जो हमें अर्थ देता है जन्मने का। जी। पूरे चाहें न हो हम कभी, इस खोज में ही बने रह सकते हैं मनुष्य। धड़क सकता है हिया हमारा, झर सकते हैं आंसू, रह सकती है प्रतीक्षा, उद्धत हो सकते हैं हम समग्र विसर्जन के लिए। वरना तो बहुत अमानुष बनाने को प्रस्तुत ही है यह संसार। प्यार जिसे कहते हैं, रहते उसी में देवता अगर वे होते हैं, और हम कुछ कुछ उठते ऊपर भी अपनी क्षुद्रताओं से थोड़ा ही सही होते जाते मनुष्य भी थोड़ा अगर समझते करते प्यार थोड़ा ही सही। बहुत खूब। दूसरी कविता है धुंधली सी छाया। जी। कभी पास से देखिए मंडराती हैं छायाएं आपके आसपास, उनके धुंधले रूप चकित करते हैं जब वे एक तान होती हैं आपसे। तनिक झुके नहीं आप कि तन जाती हैं वे इठलाकर, जैसे खिली धूप में या चांदनी में या फिर तेज रोशनी में आपकी छाया के साथ कई आकृतियां डोलती हैं साथ आपके। याद कीजिए एन इसी वक्त दिखेगा कोई चेहरा, या फिर अनेक चेहरे मुस्कुराएंगे अचानक जिन्हें आप कहीं छोड़ आए हैं, या जिनकी स्मृति भी उतर गई है आपके जहन से। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप होते तो हैं एक, पर एक नहीं होते। वे जो नहीं रहे वे भी होते साथ, जो हैं पर नहीं रहे आपकी याद में वह भी, और वह भी जिनको ख्याल में लाने की कोशिश करते हैं आप बारहा। इतनी भीड़ में रहते फिर भी लगता है आपको अकेले हैं आप, और इस तरह निरंतर दूर होती आपकी आत्मा छोड़ती जाती है आपको रोज रोज थोड़ा थोड़ा। है ना जी बात यह कि एक दिन आप जीते जी मर जाते हैं। लोग तो तब जानते हैं जब आप देह रह जाते हैं निस्पंद, और कहते हैं मर गए। पर आप तो मर चुके पहले ही। यह कोई नहीं जानता आपसे ज्यादा। जिंदा होना अपने में गुजरना है। छायाएं भीतर उतर जब खोलती हैं शिराएं आपकी, आप बहते हैं नदियों सी, अपने में होते हैं हंसते हैं झरनों सी। जीते हैं इसलिए कि जीना होम होना है, उतरना है पर्वत की चोटियों से। मरना लोप होना है राख बन, बिखरना और मिट जाना है बनकर एक धुंधली सी छाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समय हो तो एक छोटी सी कविता और सुना बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए, स्वागत है, अवश्य पढ़िए।
कविता का शीर्षक है कविता। वाह। श्वेत परिधान में सजी अपलक निहारती, अछोर आकाश को सन्नाटे को चीरती, चीखती कभी, क्रुद्ध होती मनुष्य के मनुष्य न रहने पर, रो पड़ती अक्सर आतताइयों के हाथों लूटी पिटी आत्माओं पर। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अब पसंद करने लायक नहीं। क्षुब्ध है वह, कदाचित आहत भी, मैंने जानने की कोशिश भी की। कौन है वह? वह कविता ही हो सकती थी वह कविता ही। बहुत खूब। धन्यवाद। मेरा ख्याल है ये 3 कविताएं हो गई और बाकी लोगों को कहिए, हम भी जी सुने। जी जी बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया ज्योतिष जोशी जी। आपका आना इस कवि गोष्ठी में उपस्थित होना ही बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। मेरा ख्याल ये है कि एक सवाल मैं पूछ लूं सांत्वना श्रीकांत से। अगर उनकी ट्रेन नहीं चली है और कनेक्टिविटी उनके पास उपलब्ध है, बाद में गाड़ी चलने के बाद कोई गारंटी नहीं है कनेक्टिविटी की, तो वे अगर, तो अब मैं तुमसे कविताएं पढ़वा लूं सांत्वना? हाँ सर, ठीक है। मैं हाँ चलिए चलिए, थोड़ा सा तुम्हारा परिचय मैं दे दूं। अरे चालू करें अपने वीडियो को, आपका वीडियो गायब हो गया है। हाँ हाँ, तो डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, अश्रुत पूर्वा इनका स्वप्न रहा है और इन्होंने बहुत मेहनत से इसे आरंभ किया। सांत्वना जीवन के कई विरोधाभासों को चुनौती देते हुए भारतीय समाज के लिए कुछ करना चाहती है। सांत्वना के शब्दों में कहें तो कविता का सृजन जीवन जीने की शक्ति है। यह हमें मानवीय बनाती है, जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत की कविताएं गगनांचल, जनसत्ता, अमर उजाला, चर्चित हिंदी ब्लॉग, लिटरेचर पॉइंट और साहित्यिक पत्रिका सर्वभाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय कविता केंद्र वागड़, भारत भवन भोपाल द्वारा आयोजित युवा साथ 2019 में भी आपको कविता पढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ। एक छोटी सी कविता जो मुझे पसंद है सांत्वना की, उसे पढ़ रहा हूं। मैं स्वर हूं, मैं शंखनाद से निकली गूंज हूं, रहूंगी देर तक कानों में। तुम्हारे शब्दों का स्वर हूं, अर्थ बनकर रहूंगी ब्रह्मांड में सदा। प्रस्फुटित होती हुई चिंगारी हूं मैं, जलूंगी देर तक। दमन के खिलाफ चीतकार हूं, चुभूंगी देर तक। और अब हमारे सामने हैं सांत्वना जी, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत। अब आप अपनी कविताएं पढ़ें। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ट्रेन में हूँ तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। कोई बात मैं नहीं, जल्दी जल्दी कोई बात कविताएं पढ़ना शुरू करती हूँ ताकि मैं पूरी कर नहीं। लूँ। बिल्कुल 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 तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। मेरी पहली कविता है अब की बार जो मिलोगे। जी। मेरी भाषा अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है। हम्म, जम्मू से आती हुई गद्दी जनजातियों की चीखें, लद्दाख की मूक बर्फ से ढकी पहाड़ियों को चीरती आदिवासियों के पीर, दोनों ने महसूस किया है। असम में नागरिकता न मिलने का दुख दोनों भाषाओं में एक जैसा ही होता है। राजस्थान के एकाकी मरुस्थल पीठ टिकाए हैं जैसे अरावली पर, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाए भूल जाना चाहती हूँ बंजर धरती का दर्द। एक कविता की लाइन पढ़ने के पहले मैं थोड़ा, कच्छ में चूंकि सफेद रेगिस्तान है लेकिन जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो लाल दिखाई देने लगते हैं, तो उसी का संदर्भ लेकर लिखा है मैंने। कच्छ के सुर्ख सफेद रेगिस्तान की पीड़ा, दर्शकों को तो बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन उनकी भी पीड़ा है। कच्छ के सुर्ख सफेद रेगिस्तान की पीड़ा मुझसे होकर तुम तक भी तो जाती होगी ना। जैसे उल्का पिंड से जन्मा है लोनार लेक, वैसे ही जन्मना चाहती हूँ मानवता को तुम्हारे आलिंगन से। जैसे उल्का पिंड से जन्मा है लोनार लेक, वैसे ही जन्मना चाहती हूँ मानवता को तुम्हारे आलिंगन से। सुंदरबन के मैंग्रोव्स आप सभी जानते होंगे कि वो सजीव प्रजक होते हैं, मतलब उनके जो बीज होते हैं वो सीधे दलदल में गिरते हैं और पेड़ बन जाते हैं। तो
सुंदरवन के मैंग्रोव जैसे जन्मते हैं सजीव प्रजत, वैसे ही नवजात को जन्म देना चाहती हूँ जो दुनिया के दलदल में भी बचा पाए अपना अस्तित्व। पश्चिमी तट सुंदरता ओढ़े भूस्खलन की अनिश्चितता में। बेसिकली ये कविता ट्रेवलॉग है। तो जो आप लोग जो भी वेस्टर्न घाट विजिट किए होंगे तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वहां पे लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, तो वहां इसका संदर्भ लिया गया है। पश्चिमी तट सुंदरता ओढ़े भूस्खलन की अनिश्चितता में नील कुरुंजी की प्रतीक्षा में देखो मुन्नार के पर्वत। फिर से एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। नील कुरुंजी जो कि लगभग 12 वर्ष बाद खिलता है और सिर्फ मुन्नार के पर्वतों में आता है, मुन्नार जो कि वेस्टर्न घाट में है। तो लिखा है मैंने कि पश्चिमी तट सुंदरता ओढ़े भूस्खलन की अनिश्चितता में नील कुरुंजी की प्रतीक्षा में देखो मुन्नार के पर्वत, जितनी गहरी ताक लगाए हैं वैसे ही तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे ना। तुम्हारी कामनाओं को लेकर मैं इच्छामती नदी की तरह बहती हुई आऊंगी, आपकी बात जो मिलोगे। तुम अरब सागर का सारा नीलापन मेरे माथे पर मिलना, तुम अरब सागर का सारा नीलापन मेरे माथे पर मिलना, और मैं सोख लूंगी तुम्हारी उदासियों का खारापन। बहुत ये खूबसूरत, कविता बहुत अच्छी। यहाँ जी खत्म हुई। अगली कविता भी ये भूगोल पर थी, अगली कविता इतिहास पर है। हालांकि प्रेम से दोनों ही संबंधित है, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो बिल्कुल अगली कविता का शीर्षक है तुम्हारी खोज में। शताब्दियों से मैंने पढ़ी है हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया तक की लिपियां। शताब्दियों से मैंने पढ़ी है हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया तक की लिपियां। मिट्टी के ठीकरों पर उत्खनित अवशेषों के भी बहुत ध्यान से देखा है। रोसेत्ता शिलाखंड और धोलावीरा की शिला पट्टिका का भी उद्वाचन किया है। रोसेत्ता शिलाखंड और धोलावीरा की शिला पट्टिका का भी उद्वाचन किया है। समस्त उवाच शब्दों को उच्चारित करने में प्रयासरत हूँ। पशुपति और मदर गार्डस के सामने सिर झुकाकर घुटने के बल बैठी हूँ। सिंधु और दजला फरात में जी भरकर डुबकी लगाकर उपासना की है। यह समस्त प्रक्रिया मैंने तुम्हारे खोज में की है। जी ये कविता खत्म हो गई। एक कविता अगली और पढ़ कविता जी हाँ, मैं मौका पढ़ है, रही अभी हूँ। पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो। ज्योति सर की एक कविता थी, उसमें एक लाइन थी जवा कुसुम, तो उसी जवा कुसुम को पकड़कर मैंने एक कविता लिखी है। मैंने हथेलियों, चूंकि इसका शीर्षक अभी तक तय नहीं किया, बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही लिखी गई है। मैंने हथेलियों में तुम्हारी मुस्कुराहट रखी, उसने जवा कुसुम का आकार धर लिया। मैंने हथेलियों में तुम्हारी मुस्कुराहट रखी, उसने जवा कुसुम का आकार धर लिया। मैंने अपने हृदय में अंकित तुम्हारे प्रेम का आकार नापने का प्रयत्न किया, और वह अनेकानेक उवाच लिपियों में परिवर्तित हो गया। मैंने तुमने स्वयं को निहारा, तुम ओस, धूप, प्रपात, नदियों से पृथक कर समेट रहे थे मुझे। तुमने इस क्रम में धूप पर पड़ी ओस को समेटा, उस पर इंद्रधनुष को और परिष्कृत किया, धूप के कण की ऊर्जा माथे पर मली, नदियों से उत्साह मांगा, और मैं तुम में उतर गई। जी धन्यवाद। मेरी बहुत कविताएं समाप्त हैं। बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बड़े अच्छे से इस भागदौड़ के सारे पूरे माहौल में भी कविताएं पढ़ ली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित कर रहा मैं हूँ। सुनती हूँ म्यूट करके। हाँ, सुनिए सुनिए आराम से। जी शुक्रिया। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई पीयूष कुमार को। पीयूष कुमार जी सर्वनाम पत्रिका के सह संपादक हैं। कविता, समीक्षा, सिनेमा, अनुवाद और डायरी आदि विधाओं में लेखन करते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं और पोर्टल्स पर इनका प्रकाशन होता रहा है। साथ ही आकाशवाणी से भी इनके आलेखों का प्रकाशन हुआ है। आप लोक संस्कृति के अध्येता हैं, फोटोग्राफी में आपकी रुचि है, और इस समय आप उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन में सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी भाषा के। आपकी एक कविता को पढ़ना चाहूंगा। सर्दियां, प्यार और याद। उन सर्द शामों को दोनों उंगलियां होठों से लगाकर सिगरेट की तरह भाप छोड़ती, कितना हंसती थी तुम। इन सर्दियों तुम्हारी वह भाप मेरी आंखों में पिघल रही है।
बहुत सुंदर ये कविता। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई पीयूष कुमार को कि आप अपना कविता पाठ करें। जी नमस्कार आप सभी दर्शकों को और आप सभी कवि मित्रों को। राजेश्वर जी से फेसबुक पे अरसा हो गया, शायद 10 साल हो गए हैं, पर रूबरू आज हो रहा हूँ। नमस्कार स्वीकार करें। मैं अभी कविता पढ़ लूं पहले, समय बिल्कुल कम है। पढ़िए। जी मेरी पहली कविता है, उसका शीर्षक है अपाला। इसका एक संदर्भ देना चाहूंगा कि मीडिया के द्वारा रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत केस में जिस तरह से उसके प्रति मीडिया का व्यवहार रहा है, उस संदर्भ में एक कविता है। उसका प्रतीक मैंने वैदिक ऋषिणी अपाला से लिया है। बहुत बढ़िया। अपाला, सुना है तुम्हें चर्म रोग था, पर कृशाश्व ने विवाह किया था तुमसे। हुआ तो यह भी था कि बाद में छोड़ दिया था तुम्हें। तुम बनना चाहती थी सुलोमा और बन भी गई। तुम्हारी त्वचा को इंद्र ने ठीक कर दिया था। पिता अत्रि तब कितने प्रसन्न थे। सुखद था वैदिक युग। अपाला, काल भिन्न पर देश वही है। आज भी छोड़ने की परंपरा जारी है। जहां छोड़ी हुई गुनहगार है, जिसे टीआरपी की चोंच लिए गिद्ध उसमें चर्म रोग खोजते हैं। और दिखाने के लिए सैकड़ों मोतिया बिंद वाले कैमरे हैं, हजारों चीखते स्क्रीन हैं, जिन पर टकटकी लगाकर रफ लेते लाखों बर्बर मस्तिष्क हैं। अपाला, बहुत खूब। यह संचार का युग है या मध्य युग, समझ नहीं आता। हिंसक समाज के पैने नाखून माइक की शक्ल में निकल आए हैं। यहाँ हर पिता रोता है, कोई इंद्र नहीं आ रहा उसे ठीक करने। अब विधि के निर्णय से पहले स्त्री के देह, मन और आत्मा की त्वचा बार बार उतारी जाती है, खुरच खुरच कर, उनके द्वारा जिनकी बुद्धि गुलाम और आत्मा मरी हुई है और जो स्वयं निर्वस्त्र है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक दूसरी कविता है, मिट्टी की दीवारें। जी। ये छत्तीसगढ़ से ज्यादातर मजदूर यूपी में ईंट भट्ठों पे काम करने जाते हैं, तो ये उसका परिप्रेक्ष्य है। अपनी मिट्टी की दीवारों वाले घर से कभी स्कूल जाती ये बेटियां। अपनी मिट्टी वाली दीवारों वाले घर से कभी स्कूल जाती ये बेटियां, आजकल ईंटें बना रही हैं परिवार समेत लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर में। पिता का कर्ज उतारने अपनी माटी से दूर पराई मिट्टी से ईंटें बनाती हैं, पकाती हैं और खुद पकती हैं। इनके हाथों से बनी ऊंची ऊंची दीवारों में लगने वाली वे ईंटें, इनके हाथों से बनी ऊंची ऊंची दीवारों में लगने वाली ये ईंटें क्या कभी सोचती होंगी कि सुदूर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में किसी घर की मिट्टी की दीवारें कितनी अकेली हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक कविता जी। ये मैंने जो तकनीकी भाषा है अभी हमारी पिछले 5-7 सालों में जो सोशल मीडिया से विकसित हुई, तो एक कविता मैंने लिखी, उसका शीर्षक है होम स्क्रीन में खिला फूल। बहुत बढ़िया। याद है पिछली सर्दियों दोपहर की धूप में अपने आंगन आंखें बंद किए ईयरफोन लगाए तुम मेरे भेजे लिंक पर सुन रही थी। तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके। नर्म धूप पड़ रही थी प्रेम में ऑनलाइन तुम्हारे चेहरे पर। नर्म धूप पड़ रही थी प्रेम में ऑनलाइन तुम्हारे चेहरे पर, जिसकी उजास इस गेंदे ने सहेज ली थी। तुमने कहा था अरे यह तुमसा ही मुझे देख रहा है, और इसे तुमने क्लिक कर दिया था। वही सर्दियां लौट आई है, खिड़की से बाहर वही नर्म धूप आ रही है। बाहर नीले आसमान से सफेद स्वेटर पहने बादल झांकते हैं।
बाहर नीले आसमान से सफेद स्वेटर पहने बादल झांकते हैं, सुन रहा हूं तुम्हारा भेजा लिंक। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। नम मुस्कान लिए उसी पीले गेंद को मोबाइल के होम स्क्रीन में रोप रहा हूं। नम मुस्कान लिए उसी पीले गेंदे को मोबाइल के होम स्क्रीन में रोप रहा हूं, जो मेरी फोटो गैलरी में साल भर से खिला हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कविताएं भाई आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी कविता, बिल्कुल छोटी सी चलिए है चलिए, जी, कोई बात, सुनाइए 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 क्योंकि सर्दियां हैं तो एक बहुत छोटी कविता, आधे मिनट। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सर्दियां, प्यार और यादें। हम्म अपनी खिड़की के कांच में जमी धुंध पर कभी लिखा था तुमने उंगलियों से मेरा नाम। हम्म अपनी खिड़की के कांच में जमी धुंध पर कभी लिखा था तुमने उंगलियों से मेरा नाम। वह धुंध लौट आई है अभी मेरी खिड़की पर तुम्हारे नाम के साथ। शुक्रिया आप बहुत सभी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता पीयूष भाई। आ, बड़ा अच्छा लगा आज आप सुनकर। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री बुशरा तबस्सुम जी को। इनके विषय में बताना चाहूंगा। आप रुड़की में रहती हैं, स्नातकोत्तर तक आपने शिक्षा ग्रहण की है, कविता लेखन और कविता पाठ में आपकी रुचि है, स्वतंत्र लेखन करती हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपी हैं, स्थानीय दूरदर्शन और आकाशवाणी में आपने कविता पाठ किया है। एक छोटी सी कविता है। क्यों कहूं अधूरा है तुम्हारा सम क्यों कहूं अधूरा है तुम्हारा समर्पण, सोचना यह है मैं कितना कर पाई अर्पण। बड़ी सुंदर पंक्तियां। अब निवेदन है बुशरा तबस्सुम जी से, आप अपनी कविताएं पढ़ें। बुशरा जी। नमस्कार। आप सबको नमन करती हूँ। मैं लगभग एक या दो बार ही किसी कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी में उपस्थित हो रही हूँ। मैं अक्सर नहीं होती हूँ, लेकिन जब लिली जी ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं मना नहीं कर पाई और मैं उपस्थित हूँ। तो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता मेरी पछुआ की प्रीत, इसका शीर्षक है पछुआ की प्रीत। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। नैनों के धरातल पर सपनों के तीरे, नैनों के धरातल पर सपनों के तीरे, संभावनाओं के वृक्ष घनेरे। सिंचित उसके प्रेम नीर से आभारी है पत्ता पत्ता। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। बहुत सुंदर। अगला बंद है मन गगन की अलग व्यथाएं, मन गगन की अलग व्यथाएं, आशंकाएं घेर घेर आए। मन गगन की अलग व्यथाएं, आशंकाएं घेर घेर आए। प्रबल गति है प्रीत पछुआ की, मेघ निराश एक नहीं टिकता। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। तो ये गीत नुमा एक छोटी सी कविता। तो और मैं सुनाती हूँ जी। ये है, इसका शीर्षक है सलेटी उदासियां। मेरी उदासियों का रंग सलेटी है, मेरी उदासियों का रंग सलेटी है, जो निर्मम कालीमा में मिला दी जाए थोड़ी सी श्वेतास। जो निर्मम कालीमा में मिला दी जाए थोड़ी सी श्वेतास, या सूरज डूबकर तोड़ दे उजाले का विश्वास। रात का अक्खड़पन जब टूटता है तो आकाश का रंग मेल खाता है मेरी उदासियों से। उस साफ सुथरी सलेट पर बाल सूर्य केसरिया चौक से लिख देता है प्रकाश की 12 घड़ी। मेरी उदासियों पर किसी रोज तुम दोहराना प्रीत की व्रतनी,
वर्तनी, मुझे लगता है कहीं से कुछ भूल गए हो तुम, हो जाते हैं यकायक तुम्हारे दोहरा उभंग, इसीलिए गहरे सलेटी हैं मेरे उदासियों के रंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं एक कविता और पढ़ी। जी मैं ढूंढती हूँ, मैं सुनाती हूँ आपको। जी ये उनकी लिली जी की एक जो पसंदीदा कविता है, मैं ये ढूंढ रही थी और ये मुझे मिल गई है। चलिए पढ़िए। और ये मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ कि उधर जी। भी थी विस्तृत स्थिरता, बहुत छोटी सी कविता है। उधर भी थी विस्तृत स्थिरता, इधर भी सुप्त भाव नहीं जागा। उधर भी थी विस्तृत स्थिरता, इधर भी सुप्त भाव नहीं जागा। अतः टिक गया कच्ची बखिया से जुड़ा संबंध, अतः टिक गया कच्ची बखिया से जुड़ा संबंध, अन्यथा सरल था गांठ तोड़कर खींच लेना लिहाज का धागा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया उसरात तबस्सुम जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ लिली मित्रा को। लिली मित्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं। इनका काव्य संग्रह अतृप्ता बहुत चर्चित रहा है। हास्य व्यंग में एक पुस्तक गपाष्टक के नाम से अभी हमने उसका कवर देखा है, पुस्तक अभी नहीं हमें देखने को मिली है, रास्ते में होगी। एक कविता लिली की हमें पसंद है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। कितने किरदार खोजते हैं लोग अपने आसपास, कितने किरदार खोजते हैं लोग अपने आसपास, खुद को बयां करने के लिए छोड़ दिया है मैंने कहानियां टटोलना औरों में। मेरी आंखों में कविताएं हैं और चेहरे पर चलती हैं अनगिनत कहानियां। खुद का किरदार मुझे किसी किताब से कम नहीं लगता। और आमंत्रित कर रहा हूं लिली जी को, लिली मित्रा को, कि वे अपनी कविताएं पढ़ें। लिली जी। धन्यवाद सर। मिश्रा जी को धन्यवाद, आपने मेरी पसंदीदा कविता सुनाई मुझे, और आपसे सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी ये कविता। साथ ही उपस्थित सभी कविगणों को मेरा हृदय से आभार एवं नमस्कार। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। तो बगावत से शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है बगावत। अलग बहना चाहे नदी की कोई एक लहर, अलग बहना चाहे नदी की कोई एक लहर, कोई बूंद छिटक कर सागर से फिर से बन जाना चाहे बादल। जिस डगर जाते हो हवा के झोंके झूमते, जिस डगर जाते हो हवा के झोंके झूमते, कोई एक झोंका तोड़कर खुद को चुपचाप निकल जाए किसी खामोश जंगल के झुरमुटों की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी ऐसा होना संभव हो सके तो मुझे भी बताना, कभी ऐसा होना संभव हो सके तो मुझे भी बताना। खुद से मैं भी एक टुकड़ा तोड़कर खुद से उस नदी की लहर, उस सागर की बूंद और उस हवा के बागी झोंके के संग भेज देना चाहती हूँ। बगावत की सुगबुगाहट को कुचलने का अब जी नहीं करता। तो ये थी बगावत। अब बगावत से आती हूँ थोड़ा जिंदगी नामे की तरफ। बिल्कुल आइए। ये एक वाकया मैं रोज अपने आने जाने, मार्केट आने जाने वाले सड़क पर देखती थी। एक थोड़ा विक्षिप्त मानसिक रूप से व्यक्ति वहां रोज मुझे दिखता था, तो उसको देखकर मेरे मन में ये कविता उपजी। तो कविता का शीर्षक है हाँ मैं जिंदा ही हूँ। चिथड़ों में लिपटा
सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, दुकानों के शेड तले और आजकल बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाए है। खुद में बड़बड़ाता, खोखली निगाहों में न जाने क्या कुछ भरता, जी रहा है या मुर्दा है नहीं पता। सड़क पर अपनी पीठ को घस-घस कर खुजलाता, मंदिर के पास लगे नलके के नीचे जब तब खुद को भिगाकर गर्मी से दुलराता, वो जी रहा है या मुर्दा नहीं पता। एक कंबल और गुदड़ी की पोटली सी संपत्ति को खुद से चिपकाए वो खुद गठरी बना निश्चिंत सोता मिलता है, और मैं डबल बेड के आरामदायक फैलाव में फैलकर भी, ठंडे एसी के सुकून भरे माहौल में भी बेचैन, थकी और उलझी हुई। शायद जीवन तो मैं ही जी रही, वो तो मुर्दा है। अपने होने का कारण खोजती, लक्ष्यों की लिस्ट बनाती, उन तक पहुंचने के पथ खोजती। हाँ, मैं ही जिंदा हूँ, वो तो मुर्दा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। और अंत में एक छोटी सी प्रेम कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ। इसके बिना तो कवि होना बात पूरी होगी नहीं। जी। ये कविता है फूलों की दुकान के सामने। फूलों की दुकान के सामने खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करते रहे तुम। न जाने कितनी बहकी बहकी बातें, और मैं सोचती रही काश तुम एक लाल गुलाब लेकर फंसा देते मेरे जूड़े में, और मैं उस फूल को रख लेती तुम्हारी रक्तिम स्मृति स्वरूप, या खरीद ही लेते एक छड़ी महकती हुई रजनीगंधा की और थमाते मुझे हौले से भींचते हुए मेरी हथेलियों को। खिल उठती सभी बंद कलियां तुम्हारे स्पर्श से, खिल उठती सभी बंद कलियां तुम्हारे स्पर्श से, पर हो ना तुम मेरे बुद्धू, बस प्यार कर लिया। कहीं किसी का माइक म्यूट करना होगा। ज्योति सर का माइक ऑन रह गया है शायद। हाँ, माइक म्यूट कर दीजिए सर। चलो ठीक है, म्यूट हो गया है। या खरीद ही लेते एक छड़ी महकती हुई रजनीगंधा की और थमाते मुझे हौले से भींचते हुए मेरी हथेलियों को। खिल उठती सभी बंद कलियां तुम्हारे स्पर्श से, पर होना तुम निरे बुद्धू, बस प्यार कर लिया, प्यार के शऊर ना सीखे। आज तक देती हूँ मैं ताने, तुम्हारी तरफ से हर बार मिलता है वही भोला सा जवाब। सिखाया था क्या तुमने? जितना सिखाती हो निखुद करता हूँ, और मैं बस हंस कर कह देती हूँ निरे बुद्धू कहेंगे। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविताएं लिली। तो अपनी कविताओं के साथ अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं वशिष्ठ सर को आमंत्रित करूं, क्योंकि सर इतना सुंदर संचालन करके इस काव्य गोष्ठी को चला रहे हैं, तो मैं सर के सामने मुझसे बोलते नहीं बन रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तरह से मैं कर पाऊं। तो वशिष्ठ सर गुरुग्राम हरियाणा में रहते हैं, और साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी पहचान है वो है इनकी 7 कविताओं का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ ही 2 उपन्यास भी सर के आ चुके हैं। याज्ञसेनी को औरा सम्मान भी मिला है। सुनो वाल्मीकि कविता संग्रह को हरियाणा साहित्य अकादमी से 2015 को श्रेष्ठ काव्य कृति सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
अनेक सम्मानों से सम्मानित सर की जो विशेषज्ञता क्षेत्र हैं, मूलतः वो कवि हैं, उपन्यास और कहानी विधाओं में भी सक्रिय रहा है इनका लेखन। अनुवाद में हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में पेंगुइन और रॉयल कॉलिंग्स जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के लिए सर कार्यरत हैं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए रचनात्मक लेखन भी करते हैं। प्रेरक व्याख्यानकर्ता एवं राष्ट्रवादी चिंतक भी हैं सर। चलिए बहुत बहुत और हो गया। बहुत हो गया। अब बाकी की जो वो है वो सर की कविताएं खुद कहेंगी, तो मैं वशिष्ठ सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आप आइए और अपनी कविताएं हमें सुनाइए। बिल्कुल, एक दो कविताएं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। एक कविता है काशी बनारस वाराणसी। कविता का शीर्षक है काशी बनारस वाराणसी। इन दिनों खामोश है काशी, बेचैन है बनारस और उद्वेलित है वाराणसी। इन दिनों खामोश है काशी, बेचैन है बनारस और उद्वेलित है वाराणसी। भीड़ बहुत है जो नहीं आई है शिव खोजने, वे यहां मरकर मुक्ति पाने भी नहीं आए। भीड़ बहुत है जो नहीं आई है शिव खोजने, वे यहां मरकर मुक्ति पाने भी नहीं आए हैं। पांडवों की तरह ब्रह्म हत्या का पाप धोना भी उनका निमित्त नहीं है। कोई नहीं पूछता सवाल, ऋग्वेद की किस ऋचा में वर्णन है काशी का। कोई नहीं पूछता सवाल, ऋग्वेद की किस ऋचा में वर्णन है काशी का। कोई नहीं जानना चाहता कहाँ है सारनाथ, जहां बुद्ध ने दिया था अपना पहला उपदेश, और जिन्हें खोजता हुआ चीन से यहां तक चला आया था ह्वेनसांग। क्या यही हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो दिखा गए अहिंसा का अदम्य रास्ता। उन्होंने तो यह भी नहीं पूछा कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह या सिकंदर लोधी, जिन्होंने तोड़ डाले थे कई हजार मंदिर, मगर फिर भी बेघर नहीं हुए शिव। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कहाँ रखी है तुलसी की रामचरित मानस, किस गली में होगा तुलसी मानस मंदिर। कहाँ रमते थे कबीर और रैदास, क्या यही आए थे आदि शंकराचार्य शिव को खोजते हुए। उन्होंने कब जानना चाहा शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के बारे में। किसी ने नहीं पूछा काशी विश्वनाथ के किस दालान में शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। उनमें से कई ले रहे हैं काशी मथुरा और अयोध्या के नाम, पर वे भूल चुके हैं गया कांची अवंतिका और द्वारका के बिना पूरी नहीं होती है यात्रा। शायद अभी उन्हें मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। शायद अभी उन्हें मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। आया तो यहाँ मार्क ट्वेन भी था, आया तो यहाँ मार्क ट्वेन भी था, जिसने कहा था इतिहास परंपराओं और किंवदंतियों से भी 2 गुना प्राचीन है बनारस। यहाँ शिव ही नहीं मानवता का भी वास है। इस अजनबी भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए मंथर गति से बह रही है गंगा। हैरान है भिखमंगे, कर रहे हैं कोई अटपटा सा विमर्श, जरूर वे खोज रहे हैं सत्ता की चाबी अपने खाली कटोरे में। ये कविता थी। इसके बाद एक दूसरी कविता आपके समक्ष पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है छेदीराम। हम दोनों 30 साल पहले मिले थे। हम दोनों 30 साल पहले मिले थे छेदीराम की इस छोटी सी दुकान पर, इंडिया एक्सचेंज प्लेस के पास वाली गली में। मुझे नहीं पता था कलकत्ते की बारिश में दिल्ली के बने जूतों के सोल किसी नाव की तरह बह जाते। मुझे आश्चर्य था बालूजा का नया जूता पहली ही बारिश में जनता के विश्वास की तरह बिखर गया था। उन दिनों लोगों के पास दर्जन भर जूते भी नहीं हुआ करते थे, मेरे पास तो दूसरा भी नहीं था। कराहते जूते प्रवीर ने मुझे छेदी से मिलवाया और हम दोस्त बन गए। तब मैं और छेदी दोनों ही जवान थे। मैंने बताया, भाई बिल्कुल नया जूता है, पता नहीं क्यों सोल निकल गया है।
और पानी अंदर घुसा आ रहा है। छेदी ने जूते का मुआयना किया और बताया, बाबू यह जूता बंगाल के हिसाब से नहीं बना। छेदी ने जूते का मुआयना किया और बताया, बाबू यह जूता बंगाल के हिसाब से नहीं बना है। मुझे अचंभा हुआ, जूतों में भी प्रांतीयता सर्वोपरि है। छेदी ने कहा, यहाँ चमड़े के सोल के ऊपर रबड़ का सोल भी जरूरी है। यहाँ चमड़े के सोल के ऊपर रबड़ का सोल भी जरूरी है। क्या आप नहीं जानते? ज्योति बाबू की इंदिरा जी से अच्छी दोस्ती है। इसी दोस्ती के चलते उन्होंने बंगाल में कांग्रेस को सोल विहीन कर दिया है। अब कांग्रेस के जूते में भी हुगली बहती है बाबू साहेब। मैं इस गूढ़ दर्शन को समझ नहीं पाया। छेदी ने समझाया, तो आपके इस दिल्ली वाले जूते पर हम कलकत्ता का रबड़ सोल जड़ देते। यहाँ के मशहूर चीनी जूता कारीगर इसे ही लगाते हैं। कामरेड इसी को पहनकर दिन भर दफ्तरों के बाहर लाल सलाम कर कदम ताल करते रहते हैं। मैं छेदी की कलाकारी पर मुग्ध हो गया। हर नए जूते का यज्ञोपवीत संस्कार छेदी राम ही करवाते। कुछ ऐसे इंतजाम करते जो जूता बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर नहीं करती थी। वह एड़ियों पर हवाई जहाज के टायर का रबड़ चिपका देता तो मुझे वैसा ही लगता जैसे लाखोटिया जी ने कोई टैक्स चोरी का नुस्खा बता दिया हो। जूता तो ठीक हो गया, यहां तक कि दौड़ने। जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, आगजनी, लूटपाट और बमबाजी से आतंकित शहर में जूता डलहौजी से सॉल्ट लेक करुणामयी तक पैदल ही दौड़ा। उस दिन मुझे समझ आया, जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं अक्ल भी जरूरी है। उस दिन मुझे समझ आया, जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं अक्ल भी जरूरी है। मेरा ख्याल है मैं एक कविता और पढ़ लूं, अगर आप लोग अनुमति दें तो। एक कविता पढ़ रहा हूं मैं। कविता है रफ्तार। फरीद मियां को सारा मोहल्ला इस तरह से जानता था जैसे ट्रेन जानती होगी पटरियों को या चिड़िया जानती होंगी आकाश को। उन दिनों शायद ही कोई सलीके का आदमी चल पाता साइकिल के बिना। असल में फरीद मियां ही सबके पांव बन गए। इस छोटे से शहर में किसी को परवाह नहीं थी कि आज सूरज क्यों नहीं उगा, कि अचानक क्यों भौंक रहे हैं कुत्ते। जिसे गर्व, ताकि सारा शहर उनके एयर पंप के जरिए घुमाता रहे अपनी साइकिलों के चक्के बिना रुके। माँ बताती हैं, बचपन में जब वे लाए थे मंदिर वाले तालाब के पास से, डांटते हुए उन्होंने रोती हुई माँ से कहा था, बहन तेरा लड़का तो साइकिल से भी तेज दौड़ता है, संभाल कर रखा कर इसे। साइकिलों की मरम्मत करते हुए वे मोहल्ले भर के बच्चों का ध्यान भी रखते थे। किसी का पायजामा बांध देते थे तो किसी की नाक पोंछ देते थे। हम उन्हें साइकिल मामा कहते थे और वे किसी ट्यूब की तरह फूल जाते थे। फरीद मियां की साइकिलों पर चढ़े सुबह शाम की उधम मचाते थे बच्चे। उनके पांव सीखते थे पहाड़ा, लंबी यात्राओं और बेजोड़ संतुलन का। फटाकोट पहने और मफलर लपेटे वह हर वक्त होते थे हमारे साथ, किसी अभिभावक की तरह। उन्हीं साइकिलों पर हम स्कूल गए और कॉलेज तक पहुंचे। उनके एयर पंप से मुफ्त की हवा डालते डालते हम उस कस्बे से हवा हो गए, फरीद मियां की यादों को साथ लिए। अनेक वर्षों बाद फरीद मियां आज भी वही हैं, उसी ठिकाने पर। देखते ही दौड़ कर आते हैं हमारी कार के पास, पांव से दबाकर देखते हैं कार के चक्के, आश्वस्त होते हैं पल भर को, उनकी नजरों से टपकता है स्नेह। मैं धीरे से उन्हें बिठाता हूं कार में और आ जाता हूं शहर से बाहर खुली सड़क पर। मंत्रमुग्ध फरीद मियां देखते हैं हैरानी से, पीछे छूट रहा है शहर। रफ्तार तो वही थी जो हमें दी थी फरीद मियां की साइकिलों ने, बस इस बार आचार्य द्रोण चकित थे किसी एकलव्य की तरह। ये 3 कविताएं मैंने आपके समक्ष पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन कविताओं को सुना। एक जिम्मेवारी सांत्वना जी ने मेरे जिम्मे लगाई थी कि मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करूं। वो तो ट्रेन में बैठ के अपनी यात्रा पर निकल गई हैं
और मैं इस दायित्व को पूरा कर रहा हूँ। आप सभी मित्रों का यहाँ जो उपस्थित हुए आज की इस कवि गोष्ठी में मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबके आने से ये गोष्ठी एक मैं समझता हूँ अच्छी गोष्ठी बन पड़ी। हम फिर भी आगे किसी न किसी मौके पर जरूर मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लिली ने भी बहुत काम किया है, अगर मैं उसका धन्यवाद नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगी, इसलिए लिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उससे बहुत सारे फोन लगाए हैं, लोगों को टाइम पे इकट्ठा किया है, और हमारे बीच बड़े कवि और आलोचक ज्योतिष जोशी जी भी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुशरा जी आपका भी धन्यवाद, और सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। Thank you so much, everyone. नमस्कार।